बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, रियलिटी टॉक का एक और प्रोग्राम लेके औरंगजेब सोहरवर्दी आपके सामने है। और आज काफी दिनों के बाद हमारे बहुत बड़े कॉलम निगार, राइटर, आर्टिस्ट, बिजनेसमैन मुदस्सर हारून साहब हमारे साथ हैं। आज जो मौजू हमने चुना है बात करने के लिए वो है आर्ट और कल्चर ऑफ पाकिस्तान। इसमें हम देखेंगे कि कहां से पाकिस्तान में आगाज हुआ आर्ट एंड कल्चर का, वो किस बामे अरूज तक पहुंचा और फिर क्या मसाइल आए। और हम ये भी जिक्र करेंगे कि कौमों की तरबियत में, कौमों की सोच को बनाने में आर्ट और कल्चर का क्या रोल है। तो सबसे पहले हम वेलकम करते हैं मुदस्सर साहब को अपने प्रोग्राम में। मुदस्सर साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। काफी दिन आप हमें उदास करते रहते हैं और फिर आते हैं। बहुत शुक्रिया औरंगजेब साहब, आपने मुझे बुलाया। जब बुलाते हैं मैं हाजिर हो जाता हूँ सर। तो मुदस्सर साहब, सबसे पहले हम आगाज करते हैं प्रोग्राम के और मैं आपसे चाहूंगा थोड़ी सी रिवाइव कीजिएगा जरा हिस्ट्री आर्ट और कल्चर की पाकिस्तान में। मुझे याद है कि कैसे हम सुना करते थे, बाद में फिर देखा भी करते थे कि 50, 60, 70 और 80 की दिहाई तक भी पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमतें भी रहीं, मार्शल्लाह भी आए, लेकिन आर्ट और कल्चर में, म्यूजिक में, पेंटिंग में, फिल्म में, ड्रामा में वो कमाल के काम हुए कि दुनिया ने हमारी तारीफें की। इस पे जरा कुछ आप अपने ख्यालात का इजहार भी कीजिएगा। औरंगजेब साहब, मैं शुरुआत यहाँ से करता हूँ। मैं भी खासा ट्रैवल करता हूँ और आप भी अब करता रहा हूँ बोलना चाहिए क्योंकि अब तो पिछले 6 माह से शायद हम कहीं पे भी नहीं जा सके। आप यूरोप गए हों या आप दुनिया के बाकी ममालिक की, अरब ममालिक में कम है, वैसे यूरोप में बहुत ज़्यादा। हम जगह जगह देखते हैं कि आपको हर गली में, मोहल्ले में, सड़कों के नाम आपको मिलेंगे किसी आर्टिस्ट के नाम पे, किसी पेंटर के नाम के ऊपर आपको किसी स्क्वायर का नाम मिलेगा, उनके मुजस्मे इस्तादा होंगे, लोग उनके नीचे खड़े होकर तस्वीरें उतारते होंगे। क्या आपने ऐसी कोई मिसाल पाकिस्तान में देखी है? नहीं। आपको शायद ही कहीं पे किसी शायर का, किसी म्यूजिशियन का या किसी आर्टिस्ट का मुजस्मा आपको देखने में नजर आए। बोल तो यहाँ ये बहस ही खत्म नहीं होती कि मुजस्मा बनाना ठीक है या गलत है। चले इस बहस को छोड़ते हैं, इस बहस को छोड़ के आगे चलते हैं कि यहाँ पे कौन सी चीजें आपको हर स्क्वायर में नजर आती हैं। तो सर, ऐसा होता है कि ये नहीं है कि हमारे यहाँ पे कोई अच्छे आर्टिस्ट पैदा नहीं होते या पैदा नहीं हुए थे। मसला ये होता है कि फ़न की पजीराई जिस माशरे में जितनी ज़्यादा होती है, वो फ़न उतना ज़्यादा फलता फूलता है। उसकी एक मिसाल आपको ये दूंगा कि हमारे यहाँ पे शायद किसी एक ही शोबा है जिसकी ज़्यादा पजीराई की गई है, वो है क्रिकेट। स्पोर्ट्स में भी क्रिकेट। तो आप ये देखिए कि क्रिकेटर्स की जब इतनी पजीराई हो, उनको मीडिया में इतना फेम मिले, वो जब मुल्क में कोई कप जीत के वापस आए तो उनकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा हो, उनको टीवी पर बुलाया जाए, इवन उनके ऊपर फिल्में बने, तो फिर आप देखिए कि वो रोल मॉडल बन जाते हैं और बच्चे, यंग जनरेशन जो है वो उनको कॉपी करती है। आप ये देखिए 80s के बाद से पाकिस्तान में जब फास्ट बॉलिंग का अरूज आया, तो उसके बाद से अभी तक एक ना खत्म होने वाला सिलसिला है कि दुनिया हैरान है कि यार यहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी कुछ नहीं है और एक के बाद एक फास्ट बॉलर यहाँ से प्रोड्यूस होता रहता है। अच्छा, बैटिंग में हम शायद इतने बड़े बड़े लेजेंड्स बहुत पहले दौर में हम पैदा, अनीफ मोहम्मद और जहीर अब्बास, उसके बाद जावेद मियांदाद और कुछ और नाम ऐसे आए थे, लेकिन उसके बाद बैटिंग में हमको बहुत बड़े बड़े नाम पैदा नहीं कर सके क्योंकि बैटिंग के लेजेंड आना बंद हो गए थे और हीरोज जो थे वो बॉलर बन गए थे। इसलिए बॉलिंग का टैलेंट बहुत ज्यादा निकल रहा है और बैटिंग का काम निकल रहा है। यही वजह है कि जब यहाँ आज़ादी के बाद पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री यहाँ पर शिफ्ट हुई तो उसका मरकज़ लाहौर था। उस ज़माने में बहुत सारे फिल्म मेकर और प्रोड्यूसर और म्यूजिशियंस पार्टीशन के बाद यहाँ पर शिफ्ट हो गए और उन्होंने अपना वही काम जो वो वहाँ पे कंबाइंड हिंदुस्तान के अंदर जो कर रहे थे, वही काम यहाँ जारी रखा, जिसमें आप बाबा जी चिश्ती का नाम ले लीजिए, शबाब किरानवी जैसे फिल्म साज देख लीजिए, या ख्वाजा खुर्शीद अनवर जैसे आप म्यूजिशियन देख लीजिए। ये लोग बहुत बड़े फिल्म मेकिंग का पता भी था और इनकी लेगेसी आगे 70s के एंड तक, ये लेगेसी आगे लोग कैरी करते रहे हैं। पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री का सुनहरा दौर जिसे आप कह सकते हैं ना, वो मेरा ख्याल है 1960 से लेकर 1977 तक, जब तक भट्टो साहब की हुकूमत रही है, उसको आप यूं कह लीजिए कि ये एक सुनहरा दौर था। उस जमाने में
हमारे गाने देख लीजिए, हमारा म्यूजिक देख लीजिए, हमारी शायरी देख लीजिए, हम वहीद मुराद जैसे चॉकलेट हीरो हमने प्रोड्यूस किए, और मतलब नेम एनीबॉडी। और वो एक सुनहरा दौर था। उसके बाद जैसे ही मार्शल दौर आए, उसके बाद सेंसरशिप्स बहुत स्ट्रांग होती गई, सेंसर बोर्ड के अंदर बहुत ही अनप्रोफेशनल लोग आकर बैठ गए, और व्यूअर्स को वो गंडासे पकड़ी हुई फिल्में दिखाना शुरू कर दी गई। तो फिल्म देखने वाले जो एक मखसूस तबका था, वही फिल्म देखने आता रहा, और वो एक तबका जो फैमिलीज के साथ फिल्म देखने आता था, वो कम हो गया। फिल्म मेकिंग के मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। 1970 में पाकिस्तान चौथे नंबर पे दुनिया में। ये दौर आ गया है कि शायद साल की 5 या 6 फिल्में रिलीज होती हैं, इससे ज्यादा फिल्में रिलीज नहीं होती। इंडिया नंबर 1 पे है सर फिल्म प्रोड्यूस करने में। इंडिया में हर साल 1800 फिल्में प्रोड्यूस होती हैं, और इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री ऑलमोस्ट 2 से 3 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू जनरेट करती है। अच्छा, यहाँ पे अब अगर आप उसकी मुझे क्या इजाजत रीजन है दें इतनी एक ज्यादा बात करने की, यहाँ पे अगर आप मुझे इजाजत दें, जी देखिए तमाम नामसाइद हालात के बावजूद, टेक्नोलॉजी के एडवांस ना होने के बावजूद, डिक्टेटरशिप्स होने के बावजूद, यहाँ पे जो ड्रामा, जो आर्ट प्रोड्यूस हुआ है, ये उसी दौर में हुआ है। मेरे ख्याल जी में, जिस पे मैं आपकी भी राय जानना चाहूंगा, मेरे ख्याल में हुकूमत की सपोर्ट नहीं रही, उन्होंने इसको एक इंडस्ट्री के तौर पे नहीं लिया, ये एक बहुत बड़ी वजह है। लेकिन क्या खुद भी लोगों में सोचने का और क्रिएटिविटी का रुझान खत्म हुआ है, जिसकी वजह से हम इस कैतो रिजाल तक पहुंचे? मैं आपकी बात से जुज़वी तौर पर बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं, लेकिन सर ऐसा होता है कि जब भी आमरीत के अदवार किसी भी कौम पे, मैं पाकिस्तान की बात नहीं करता, दूसरे मुल्कों में भी जब आमरीत के अदवार गुजरते हैं, तो कौम में एक घुटन पैदा हो जाती है, मुल्क में एक घुटन की फिजा आ जाती है, जब आप ना खुल के बोल सकते हैं, ना आप खुल के सांस ले सकते हैं। उस दौर के अंदर जब एक आदमी गंडासा पकड़ के 20-20, 30-30 बंदों को मार रहा होता है ना, तो सिनेमा में जो फिल्म बीन होते हैं, उनका कैथारसिस हो रहा होता है। वो समझ रहे होते हैं कि ये मैं ही हूँ, और ये मेरी आवाज बन के, ये आदमी जो है, ये मेरी आवाज बन के जो है ना, सिनेमा के ऊपर वो बंदों को बंदे, लाशों पे लाशें गिराता जा रहा है, क्योंकि सही उनके है। अंदर का कैथारसिस है। इस तरह की फिल्में उस घुटे माहौल में जब बनी, तो वो बहुत पॉपुलर हुई। मौला जट की आप मिसाल ले लीजिए। मौला जट में डायलॉग नासिर अदीब साहब ने जो लिख दिए, वो तो शायद रहती दुनिया तक वो एक मिसाल रहेंगे। लेकिन उस फिल्म में आप ये देख लीजिए कि वायलेंस के अलावा कुछ भी नहीं है। यानी कि क्या कह लीजिए, दो कौमें जो बरादरियां हैं, उनके नुमाइंदे जो हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, और पूरे पूरे गांव जो हैं वो मलिया मेट करते जा रहे हैं, और लोग खुश हो रहे हैं उस बात के ऊपर। तो सर ऐसा था कि ये नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर अच्छी अच्छी फिल्में, आप ये देख लीजिए 70s के दौर में क्या क्या शानदार फिल्में प्रोड्यूस हुई हैं, और उसी कैमरों के साथ, और उसी प्रोडक्शन के साथ, उसी नामसाइद हालात के साथ। लेकिन ज्यों ज्यों वक्त चेंज होता गया, फिल्म साजों की जो कदरें चेंज होती गई, वैल्यूज चेंज होती गई, और फिल्म बीन भी चेंज होते गई। यही हाल ड्रामे का रहा। 80s का जो ड्रामा था, मेरा ख्याल है वो हमारा गोल्डन पीरियड था, जो हमने बेस्ट ड्रामा प्रोड्यूस किए, क्योंकि जो फिल्म बीन तबका जो फैमिलीज के साथ जाकर फिल्में देखता था, वो सिनेमा में जाना बंद हो गया। उसकी वाहिद जो एंटरटेनमेंट थी वो पीटीवी था। पीटीवी ने उस दौर में, क्योंकि पीटीवी को बहुत ज्यादा व्यूअरशिप मिली, तो ऐसे ऐसे नामवर लिखारी, जिसमें इशफाक अहमद साहब, बानो कुस्सिया, मुस्तनसर हुसैन तारड़, असगर नदीम सैयद, अमजद इस्लाम अमजद, ऐसे ऐसे शानदार लिखारी मैदान में उतरे। और उस जमाने में जो ड्रामे, वारिस से लेकर आप अमजद इस्लाम अमजद के ड्रामे देखते जाइए, और बानो जी। कुस्सिया के और इशफाक अहमद साहब के वो जो सिलसिले थे वो देखते जाइए, ऐसे ऐसे शानदार ड्रामे प्रोड्यूस हुए, क्योंकि लोग फिल्में देखना कम रह गए और टीवी की व्यूअरशिप बढ़ गई थी। अच्छा, सही। मैं यहाँ पे एक और आपको चीज बताता जाऊं कि जरूरी नहीं है कि फिल्म इंडस्ट्री को हर जगह पे हुकूमत की सपोर्ट ही हो। अगर लोग फिल्में देखने आते रहेंगे, जिस तरह मल्टीप्लेक्सेस बहुत ज्यादा पाकिस्तान में मल्टीप्लेक्सेस बन रहे हैं, और लोगों की एक खासी बड़ी फिल्म देखने आ रही है, तो फिल्म इंडस्ट्री की अपने आप सपोर्ट होती जाएगी, और प्रोड्यूसर जो हैं वो बाकी इंडस्ट्रीज में पैसा लगाने की बजाय फिल्म इंडस्ट्री में पैसा लगाएंगे। तो ये एक बिजनेस भी है, ठीक है, ये जुनूनियों का बिजनेस है, ऑब्वियसली इससे मैं इनकार नहीं करता। लेकिन ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो और जगहों में पैसा लगा रहे हैं, वो फिल्म इंडस्ट्री में पैसा लगाने के लिए, जिस तरह इस वक्त ड्रामा प्रोड्यूस हो रहे हैं पाकिस्तान में, ड्रामों में बहुत लोग पैसा लगा रहे हैं। जी अच्छा, अब ये जिस तरह की भी सिचुएशन हमने बात की है, इसमें ज्यादातर हमने माजी का जिक्र किया कि बहुत शानदार माजी था, और खास तौर पे
बाबर साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि टीवी को एक बहुत रिस्पेक्टेबल मीडियम की हैसियत हासिल थी, इसीलिए पढ़े लिखे कल्चर्ड लोगों ने टीवी को ज्यादा ज्वाइन किया फिल्म की निस्बत। अब आते हैं हम उन फैक्टर्स की तरफ जिस पे मैं जानना चाहूंगा कि क्या आपके ख्याल में एक कौम की सोच को, एक कौम के मिजाज को बनाने में उसके आर्ट एंड कल्चर का कितना हिस्सा है, पेंटिंग्स का, ड्रामा का, थिएटर का, क्लासिक किस्म का जो लिटरेचर है उसका, इस पे जरा रोशनी डालिए। अगर आप पूछेंगे कितना हिस्सा है तो मैं कहूंगा 100%। ग्रेट। ये मुख्तलिफ मीडियम्स जो हैं यही पूरी कौम की आबियारी करते हैं, उनकी राय बनाते हैं, कौम की जहन साजी करते हैं ड्रामों के जरिए। वही बात जो कि आप किसी तकरीर में शायद पूरे तरीके से गौर से सुने भी ना, लेकिन वही बात जब वही पंच लाइन जो एक ड्रामे में बयान की गई होगी फिक्शन के साथ, हमारा जहन उसे बहुत आसानी के साथ सुनेगा। इंसानी जहन जो है, याद रखिएगा, इंसानी जहन हमेशा फिक्शन को बहुत जल्दी कबूल करता है। और एक सादा की जो कि शायद हम भी जिस तरह एक सादा बात कर रहे हैं, शायद जहन पे उस तरह से असरअंदाज ना हो, जबकि जैसा कि इसको एक ड्रामाई अंदाज या ड्रामाई शक्ल दे दी जाए तो उसका बहुत ज्यादा असर होता है। अब मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ करना चाहूंगा। मेरी ऑब्जर्वेशन में जहां तक मेरा नॉलेज है, मैंने देखा है कि किसी भी मुल्क में, दुनिया का कोई भी जो मुल्क होता है, उसमें सरकारी टीवी जो होता है, जो गवर्नमेंट ओन एंटरप्राइज होता है, जो सरकारी टेलीविजन चैनल होता है, वो कभी भी प्राइवेट टेलीविजन चैनल के साथ कंपटीशन में नहीं आता। उसका एक अलग म्यार होता है और उसको एक अलग अंदाज में ही देखना चाहिए। देखिए, सरकारी टीवी अगर आपको पैसे कमाकर नहीं भी दे रहा ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप उसकी आउटरीच देखिए, वो मुल्क की 80% से ज्यादा आबादी तक उसकी आउटरीच है। अभी भी बहुत से इलाके ऐसे हैं जो एंटीना के साथ, जहां केबल तक नहीं पहुंची है, वो एंटीना के साथ पीटीवी ही देखते हैं। लेकिन अगर आप पीटीवी के ऊपर भी वही ड्रामे चलाएंगे जो कि जियो पर या एयरवाई पर, सॉरी मैं नाम ले रहा हूँ, लेकिन बाकी प्राइवेट चैनल्स पर चल रहे हैं, वही प्राइवेट प्रोडक्शंस जो है उनके ड्रामे खरीद कर आप सरकारी टीवी पर चलाएंगे, तो आप में और उनमें क्या फर्क रह गया? तो ये वो चीज जो कि कौम की जहन साजी के लिए इस्तेमाल हो सकती है और बेहतरीन अंदाज में हो सकती और होती रही है। यही अच्छा, था जब यहाँ पर आके जाविया प्रोग्राम करते थे, शायरी होती थी, डिबेट्स होती थी, यहाँ पर तारिक अजीज शो होता था। उसकी जगह अगर आप उसी तरह के शो आमिर लियाकत साहब या फहद मुस्तफा के शो लाके पीटीवी पे चलाने शुरू कर देंगे, तो व्यूअर आप पीटीवी क्यों देखेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, इसके बारे में एक जवाब ये भी दिया जाता है कि जितना लच्चर, बेहुदा और पुअर कंटेंट का प्रोग्राम है, उसको ये कह के जस्टिफाई किया जाता है कि जी लोग देखना चाहते हैं। इससे आप कितना एग्री करते हैं? सर, इससे मैं पार्शली एग्री करता हूँ। यस, ये किसी हद तक ठीक है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता, क्योंकि कोई भी चीज़ जब प्रोड्यूस हो रही होती है, जैसे जब मैंने गंडासा फिल्मों की मिसाल दी, तो लोग सिनेमा में देखने आ रहे थे तो ऐसी फिल्में प्रोड्यूस हो रही थी। अगर कोई आता ही ना, लोग अपना इंटरेस्ट ही शो ना करते, तो फिल्म प्रोड्यूसर पागल तो नहीं है कि ऐसी फिल्में बनाते रहते, वो उन्होंने बंद कर देनी थी। इसी तरह अगर टीवी पर ड्रामे के अंदर वो कंटेंट चल रहा है जो आप कहते हैं कि मेजोरिटी को पसंद नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ मेजोरिटी को पसंद है, इसीलिए वो बन रहा है और वो चल रहा है। आप कहते हैं कि टीवी के ऊपर, प्राइवेट मीडिया चैनल्स के ऊपर जी चल रहे हैं, तो लोग क्यों देखें उसको? मत देखें। लेकिन उसकी व्यूअरशिप होती है, रेटिंग भी आती है। आप कहते हैं कि मॉर्निंग शो जो है वो स्वाय बेहुदा डांस के या शादियां दिखाने के या बगैर स्क्रिप्ट के गुफ्तगू करने के अलावा कोई नाम नहीं है, लेकिन आप मॉर्निंग शोज की रेटिंग देखिए, सुबह 9 से 11 तक जो है ना, वो उनकी रेटिंग सबसे ज्यादा हाई होती है, लोग देखते हैं उनके प्रोग्राम। हाँ, ये जरूर किया जा सकता है कि जब भी एक अच्छा कंटेंट आता है, जैसे आपने पीछे माजी में देखा कि टीवी पर एक ऐसा ड्रामा नशर हुआ कि लोग सारा कुछ छोड़कर सिर्फ उस ड्रामे को देखते थे और उस ड्रामे ने रेटिंग में सबको पीछे छोड़ दिया, वो भी एक प्राइवेट चैनल पे शुरू हुआ था। इसी तरह अर्तगरल ड्रामा, जो मैंने तो नहीं देखा, लेकिन इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि लोगों ने बाकी सारे ड्रामे छोड़कर, जब अर्तगरल लग रहा होता था तो लोग उसी को देख रहे होते थे, उसकी रेटिंग सबसे ज्यादा हाई थी। तो इसका मुकाबला अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप समझते हैं कि प्राइवेट मीडिया के ऊपर अच्छा कंटेंट नहीं दिखाया जा रहा, तो आप पीटीवी के ऊपर एक ऐसा कंटेंट लेकर आइए कि लोग उसे भूलकर आपका कंटेंट देखना शुरू कर दें। लेकिन अगर आप सरकारी टीवी पर वही कंटेंट दिखा रहे होंगे जो वहां पर दिखाया जा रहा है, तो फिर लोगों के लिए तो सब यकसा हैं, लोग वहां नहीं आपको नहीं देखेंगे, उधर देख लेंगे, उनके लिए तो एक ही बात है। अच्छा, मैं आपको एक जी 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 यहाँ पे एक जुमला सिर्फ मैं बताना चाहूंगा, शायद हमारा प्रोग्राम कोई किसी ऐसे शख्स तक पहुंच जाए जो रेलिवेंट है। मैं एक अपनी तजवीज जो बड़ी देर से मेरे जहन में थी, मैं वो देना चाहता हूं कि पीटीवी
अगर 80s और 90s का कंटेंट सिर्फ रिपीट ही कर दे ना, सिर्फ रिपीट कर दे, कुछ भी ना करे, सिर्फ वो कंटेंट, वो ड्रामा, वो शोज, वो अनवर मकसूद के शोज या वो तारक अजीज साहब के शोज या मोइन अख्तर के शोज वो दिखाने शुरू कर दें, या अपने ही ड्रामे रिपीट टेलीकास्ट में हर रोज दिखाने शुरू कर दें, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वो सुनहरा दौर फिर वापस आ जाएगा। लोग आज भी कंटेंट को तरस रहे हैं। अच्छा, आज अब आप बात करते हैं आर्ट की, पेंटिंग्स की, और खास तौर पे कैलीग्राफी जो हमारा खासा हुआ करता था। सादिकैन थे, इस तरह के और कई चौथाई थे, कई मुझे अब नाम याद भी नहीं आ रहे, लेकिन ये दो ऐसी शख्सियात थी। इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने आर्ट, कैलीग्राफी, पेंटिंग्स में पाकिस्तान को दुनिया में रोशनास कराया। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स जैसे इदारे, इंडस स्कूल अभी बाद में बना कराची में, इंडस वैली आर्ट एंड कल्चर का, लेकिन वो हमारा मयार या वो हमारा जो एक तंतना होता था आर्ट में और कैलीग्राफी में, उसको बहुत ज्यादा जवाल तो नहीं आया, लेकिन चंद खाल खाली लोग रह गए हैं जो अभी भी इस मैदान में सर तोड़ लगे हुए हैं। तो आर्ट और पेंटिंग्स और इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? सर, मेरा हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि आप ज़िंदगी के किसी वॉक ऑफ लाइफ, किसी चीज़ की मिसाल ले लीजिए, हर चीज़ मुआशियात से जुड़ी हुई है। जब किसी चीज़ में पैसा नहीं रहता, पैसा से मुराद ये है कि उसमें काम करने में इंसेंटिव कोई नहीं है, तो एक जुनूनी आदमी एक हद तक ही काम कर सकता है, उसने अपना घर भी चलाना है, किचन भी चलाना है। आप गिन के बता दीजिए, उंगलियों पे गिन लीजिए, शायद कितनी आर्ट गैलरीज इस वक्त आपको लाहौर में नजर आती हैं, शायद गिनती की 4 या 5 होंगी। उसमें कितने लोग जाकर आर्ट की नुमाइश देखने जाते हैं, शायद वो भी उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। उसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो अच्छी पेंटिंग देखकर उसकी अच्छी कीमत अदा करते हैं, वो तो मैं शायद नाम लेकर बता सकता हूँ, उंगलियों पे गिनने की जरूरत भी नहीं है। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा लीजिए कि अच्छे आर्टिस्ट आजकल भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन वो इस फन को अपने शौकिया अपने घर में बना लिया और इंटरनेट पे लगा लिया। मैंने अक्सर देखा है कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर अच्छी अच्छी पेंटिंग्स, जबरदस्त पेंटिंग्स लगी होती हैं, उसके नीचे किसी नए मुसव्विर का नाम लिखा होता है और लोग उसकी ऐसे बारगेनिंग कर रहे होते हैं, उसके ऊपर नीलामी हो रही होती है कि वो बेचारा शायद शर्मिंदा होकर खुद अपनी पेंटिंग कभी ना बेचे। लेकिन उसी पेंटिंग के नीचे अगर किसी वेस्टर्न आर्टिस्ट का नाम लिखा होगा तो शायद लोग उसको बड़े शौक के साथ खरीदेंगे भी और अपने ड्राइंग रूम में आवेज़ा भी कर लेंगे। हमारे यहाँ पर आपने सादकैन या चुगताई साहब की मिसाल दी, मैंने उनका काम देखा हुआ है, ये किसी तरह जी बिल्कुल बैनुल-अक़वामी मेयार का है, और लेकिन लोग बात ये है उनके दीवाने हैं। बिल्कुल, ना ही उनको इतना एक्सपोजर मिल सका और ना ही इतनी बड़ी ऑडियंस मैसर आ सकी कि जितनी बड़ी ऑडियंस जो है वो यूरोपियन या वेस्टर्न आर्टिस्ट को मैसर होती है। और वहाँ पे आर्ट के कदरदान हैं। मैंने तो वहाँ पे ऐसा देखा हुआ है कि बच्चों के स्कूल का मैच हो रहा है और कम 5 से 10 हज़ार लोग जो हैं वो स्टेडियम में जमा होकर रग्बी का या क्रिकेट का मैच देख रहे होते हैं वहाँ पर। यहाँ पर आप इंटरनेशनल मैच भी करवा लेते हैं, तो जब तक लोग मुफ्त के पास, बड़ी मुश्किल से कहते रहते हैं मुफ्त के पास मिल जाए तो वो जाकर हम मैच देख कर आए उसका। सही है। अच्छा, अब इसी हम टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। हमने बात कर ली फिल्मों की, ड्रामों की, आर्ट की, कैलीग्राफी की, कल्चर की। अब आते हैं हम म्यूजिक पे। अब म्यूजिक हमेशा से हम कंफ्यूजन के शिकार रहे हैं कि मजहबी तौर पे ये जायज है या नहीं है। इसी बहस में चलते चलते कभी हम पे बहुत ज्यादा रिलीजियस दौर आ गए, कभी मॉडरेशन के दौर आ गए, मॉडर्नाइजेशन के दौर आ गए। यही चीज प्रॉब्लम रही स्पोर्ट्स के साथ भी। अब आर्ट, कल्चर, ड्रामा, फिल्म, स्पोर्ट्स, ये सारे इंटरलिंक्ड हैं जो कि एक क्रिएटिव फील्ड में आते हैं। स्पोर्ट्स की आपने बड़ी अच्छी बात की कि जितना ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा, पैसा मिलेगा, उतनी ही स्पोर्ट्स तरक्की करेगी। और आप एक पिछले प्रोग्राम में बात भी कर चुके हैं कि हॉकी, जिसमें पाकिस्तान का डंका बजता था पूरे दुनिया में, आज देखिए उसका क्या हाल हो चुका है। आपकी तरफ से क्या ऐसे स्टेप्स हैं, जिस तरह एक आपने अभी तजवीज दी, कोई ऐसे स्टेप्स बताइए कि आर्ट, कल्चर, फिल्म रिवाइव हो सके। एक मैं छोटी सी चीज बता दूं कि फिल्मों का हमारी हाल देख लिए क्या है। 2 या 3 फिल्में हमारी टॉप क्लास कंटेंट के साथ आई और उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए, उसके बाद ठप हो गया। कोई सदियों में एक ड्रामा आता है और वो मेरे पास तुम हो या अतरल की तरह वो छा जाता है। इसी तरीके से स्पोर्ट्स का हाल है। तो थोड़ा सा अभी हम चूंकि प्रोग्राम के कंक्लूजन की तरफ चल रहे हैं, सजेशंस की तरफ आइए, वे फॉरवर्ड की तरफ आइए जरा। देखिए सर, मैं पहले भी आपको मिसाल दे चुका हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे सरकारी सरपरस्ती ही हो, प्राइवेट सरपरस्ती भी हो सकती है।
किसी इंडस्ट्री में जब भी पैसा आएगा, देखिए कहाँ कहाँ से बिजनेसमैन उठ के जो है ना वो इस इंडस्ट्री में आकर अपना पैसा लगाना। देखिए बिजनेसमैन के लिए प्रॉफिट जो है ना वो सबसे अहम होता है, उसे ये इस चीज से गर्ज नहीं होती है प्रॉफिट कहाँ से कमा रहा है। अब रियल एस्टेट के जब बूम था तो ये कोई आटे की इंडस्ट्री लगा के मिल लगा कर बैठा है, कोई टेक्सटाइल वाला है, ये सब लोग फाइलें खरीदने के लिए रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। इनको कौन सा रियल एस्टेट का नॉलेज था। जब फिल्मों में पैसा आ जाएगा, फिल्म बीन आ जाएंगे, थिएटर बहुत ज्यादा आ जाएंगे, फिल्म को देखने के लिए लोग पैसा खर्चेंगे, तो आप देखिएगा कहां कहां से लोग अपना पैसा लेके प्रोड्यूसरों के पीछे पीछे फिरेंगे। यही चीज आपकी जी जी बिल्कुल। मैं तो हमेशा खुलेआम कहता हूं कि कोई भी इंडस्ट्री को आपने रिवाइव करना है, उसमें हुकूमत एक हद तक, और हुकूमत को देखिए ये हुकूमत की कभी भी तरजीहात में शामिल नहीं रहा है। हुकूमत चले हम हुकूमत के किरदार पे हमने बात कर ली, सही है, लेकिन इसमें इंडिविजुअल्स को क्या आप मशवरा देंगे? क्या क्रिएटिविटी खत्म हो चुकी है? क्या यहाँ पे हमारे इस मुल्क और इस खत्ते में क्या मसाइल हैं कि इंडिविजुअल क्रिएटिविटी नहीं पनप पा रहे? मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ औरंगजेब साहब। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान बहुत बड़े मेगा स्टार, इन्हें मेगा स्टार कहते हैं आप। ये सुबह सुबह मैं आपको एक मजे की चीज बताता हूँ, मैंने वीडियो देखी है एक यूट्यूब के ऊपर। ये सुबह के टाइम तकरीबन 10-11 बजे नाश्ता करने के बाद अपनी बालकनी में आते हैं और अपने फैंस को सिर्फ हेलो करते हैं ऐसे, और उनके बालकनी में आने से पहले कम से कम 10-20 हजार का मजमा वहां खड़ा होता है कि ये स्टार वहां आके सिर्फ हेलो करेंगे। आप उनकी स्टारडम वैल्यू देखिए, सिर्फ ये स्टारडम वैल्यू क्या आप यहाँ किसी फनकार को देने को तैयार हैं, किसी म्यूजिशियन को या किसी भी आर्टिस्ट को? हम यहाँ उन्हें मिरासी या जी और भी कह रहे हैं, लेकिन देखिए अभी राहत फतेह अली खान है, आपदा परवीन है, कितनी उनकी पजीराई है, लोग दीवाने हैं उनके, आशिक हैं उनके, लेकिन कोई कंटेंट तो प्रोड्यूस करे। जी मैं आपको बताता हूँ, नुसरत फतेह अली खान साहब, आपदा परवीन साहिबा और जितने बड़े बड़े नाम हैं, ये पाकिस्तान में बहुत साल से बहुत अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन ये सब हिट कहां से हुए हैं? नुसरत फतेह अली खान हिट कहां से हुए हैं? जब वेस्टर्न मीडिया ने उठाया, पीटर गैब्रियल के साथ जब उन्होंने काम किया और उसके बाद उनको एक इतनी बड़ी ऑडियंस ने देखा, वहां से वो हिट हुए हैं। राहत फतेह अली खान पहले भी यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन जैसे ही उसने इंडिया की फिल्मों में गाने गाए हैं, उसके बाद राहत हो रही है, क्योंकि उनको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया है, इतनी बड़ी ऑडियंस ने उनको देखा है। सर यहाँ पे इतना अच्छा काम करने वाले लोग हैं। मैं आपको फैसलाबाद की मिसाल देता हूँ, एक नए सिंगर है नबील शौकत, यूट्यूब पे उसके गाने अवेलेबल हैं। मैं कहता हूं कि वो उस जैसा सिंगर इस पूरी लॉट के अंदर आज इस वक्त आपको शायद नहीं मिलेगा, लेकिन उसको प्लेटफॉर्म ही अवेलेबल नहीं है। आपने उसको टीवी पर कितनी दफा गाते देखा होगा? उसने शायद एक आध फिल्म में गाना भी गाया है। शफकत अमानत अली खान जो है, वो इंडिया की फिल्म में गाने गाता है, और क्या शानदार गाना गाता है। पाकिस्तान की किसी फिल्म में किसी को तौफीक नहीं होती उसे गाना गवा ले यहाँ पर। जब आपको ऑडियंस ही मैसर नहीं आएगी तो आप अपना फन किसको दिखाएंगे? और आर्टिस्ट जो है वो, आप मेरी बात याद रखिएगा, पैसे से ज्यादा आर्टिस्ट जो होता है वो दाद का मोहताज होता है। जब उसको दाद नहीं मिल, जब किसी शायर को आप शायर को दाद देते रहिए, वो भूखे पेट शेर सुनाता रहेगा, लेकिन आप उसको दाद देना बंद कर दें, उसकी शायरी मरना शुरू हो जाएगी। सर ये है प्रॉब्लम। इसको रिवाइव करने के लिए प्राइवेट और पब्लिक दोनों तरफ से इस वक्त क्रैश प्रोग्राम होना पड़ेगा, यानी गवर्नमेंट को इसकी ओनरशिप लेनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को इसको शुरू में इनिशियल हेल्प देनी पड़ेगी, इसे एज एन इंडस्ट्री तस्लीम करना पड़ेगा। इसे कहते जरूर हैं कि फिल्म इंडस्ट्री है, लेकिन इसको एज एन इंडस्ट्री कभी लेते नहीं है। अच्छा, मेरे पसंदीदा टॉपिक पे आप आ जाए जरा, और वो है यूनिवर्सिटियां। क्या आप समझते हैं कि यूनिवर्सिटियों ने तबाही मचाई है? आर्ट और कल्चर के हवाले से भी यूनिवर्सिटियां क्या रोल प्ले कर सकती हैं आर्ट और कल्चर की प्रमोशन के लिए? औरंगजेब साहब आप बताइए, जब मैं और आप अपने दौरे जवानी में थे, यूनिवर्सिटी लेवल से गुजर रहे थे, उस वक्त यूनिवर्सिटी में हमारे ही साथी, हमारे दोस्त जो अच्छा, पहले तो मैं मुदस्सिर साहब, आपने जितनी भी गुफ्तगू की है उसको अगर मैं सम अप करूं तो, लेकिन चलने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप अपने ये अल्फाज ऑन एयर वापस लीजिए। दौरे जवानी दौरे नौजवानी अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। हमारा जो पहला दौरे जवानी जो अभी तक जारी सारी है, उसमें हम देखा करते थे कि हमारे ही दोस्त, हमारे साथी जो थे,
वो डिबेट्स में कंपटीशन किया करते थे, इंटर कॉलेज ड्रामा का कंपटीशन होता था, गुलकारी के मुकाबले हुआ करते थे, और उसमें जो स्कूल या जो कॉलेज या जो यूनिवर्सिटियां वो कप कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर पिजराई होती थी और वो इतराते फिरते थे पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर, वो लोग जो थे उनका अपना ही एक अलग अंदाज होता था। लेकिन स्कूलों में बज़्म अदब हुआ करता था, बज़्म अदब, जी बिल्कुल, बेहतरीन गजलें, नाते, गाने, शायरी हुआ करती थी, हर स्कूल का लाजमी हिस्सा था वो बज़्म अदब। ये स्कूल से सिलसिला चलता था और यूनिवर्सिटी लेवल तक ऐसे ही रहता था। और आप ये देखिए कि ड्रामा इंडस्ट्री को और फिल्म इंडस्ट्री को यहीं से आर्टिस्ट मिल जाया करते थे। हमारे यहाँ अकेडमीज का तो शुरू से नहीं रहा कि एक ऐसी अकेडमीज हो जहां से आप सीख कर आए, यहीं से लोग अच्छे अच्छे, जिस तरह क्रिकेट में किसी अच्छे बड़े क्रिकेटर की क्लब में खेलते हुए या नेट में खेलते हुए किसी क्रिकेटर पर नजर पड़ गई और उसने उसको सिलेक्ट कर लिया, इसी तरह यहीं से आर्टिस्ट पिक हो जाया करते थे। यहीं से कोई शायद यूनिवर्सिटी के किसी फंक्शन में मुझे सदारत के लिए बुलाया, मैंने फलां शायर का कलाम सुना, उसने उसको किसी बड़े फोरम पे पिक कर लिया। अमजद इस्लाम अमजद साहब ने या और बड़े शायर जितना हमारे हैं, उन्होंने पिक की, कतील शफाई साहब बहुत सारे शोरा को इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं वहां पर। लेकिन सर अब सारी तो मुआशियात की दौड़ लग गई है यूनिवर्सिटीज में। स्टूडेंट को इसके अलावा कोई गर्ज नहीं है कि मुझे सब्जेक्ट के नोट्स जो है ना वो कॉपी करा के दे दें और ये बता दें कि इम्तिहान में कौन कौन से सवाल इंपॉर्टेंट है, मैं रट्टा लगाऊं, पास हो जाऊं और उसके बाद मैं नौकरी ढूंढने की दौड़ में शामिल हो जाऊं। आर्ट और कल्चर तो बस इसको खत्म ही समझें, ये स्कूल और यूनिवर्सिटीज के लेवल पे, कॉलेज लेवल पे तो इसका कोई मुस्तकबिल ही नहीं मेरे ख्याल में। दैट्स ग्रेट। लेकिन अब आपने ये पूरा तज्जिया तो कर दिया, मैं इसलिए इससे एग्री करता हूं कि मैं यूनिवर्सिटीज के साथ वाबस्ता हूं, पढ़ाता हूं, और वहां पे जो क्रिएटिविटी के साथ जुल्म और तशद्दुद हो रहा है वो मेरी आंखों के सामने है। लेकिन इसमें कोई एक ऐसी हौसला अफजा बात भी तो होनी चाहिए, जो कि मैं हमेशा करता हूं, आप करते हैं हमेशा, कि ठीक है यूनिवर्सिटीज ज्यादा प्रमोट नहीं कर रही, आबियारी नहीं कर रही क्रिएटिविटी की, हुकूमत की तरफ से भी कुछ मसाइल हैं, लेकिन इंडिविजुअल का कोई अपना भी तो शौक है। आजकल देखिए यूट्यूब की सूरत में, बाकी इंटरनेट रिसोर्सेज की सूरत में आपके पास खजाना अवेलेबल है हाई परफॉर्मर्स का, हाई अचीवर्स का आर्ट और कल्चर में। तो क्या उनकी बातें सुन के, उनके काम देख के भी कोई इंस्पिरेशन नहीं मिल सकती, जिस तरीके से अभी भी मैं जी सर, मैं अर्ज ये करता हूं कि आप YouTube या Facebook के ऊपर अपनी शायरी जाहिर है वो डिस्प्ले कर सकते हैं। शायर है तो शायरी कर सकता है, पेंटर है तो वो अपनी पेंटिंग्स आर्टिस्ट लगा सकता है। लेकिन ड्रामा या फिल्म जो है ये डायरेक्टर का मीडियम है। जब तक इसके लिए डायरेक्टर नहीं अवेलेबल होगा जो आपको डायरेक्शन दे, और एक टीम नहीं होगी, एक क्रू नहीं होगा, इंडिविजुअल आर्टिस्ट जो है वो अपना फन कभी भी बाहर नहीं लेकर आ सकता। फिल्म डायरेक्टर का मीडियम है और ड्रामा जो है वो राइटर का मीडियम है। ये मेरा एक अपना मानना है, शायद मेरी इस बात से कोई इत्तेफाक करे या ना करे। ना ही अच्छे स्क्रिप्ट की, ना ही अच्छी राइटिंग की पजीराई है और ना ही प्रोडक्शन की। जब तक आप ये देखिए कि हमारे ज़माने में यूनिवर्सिटी के अंदर जो बच्चे डिबेट्स में जाते थे या स्पोर्ट्स में जाते थे, उनको थोड़ा सा स्कूल वाले मार्जिन देते थे, कुशन देते थे यूनिवर्सिटी वाले। वो कहते थे अच्छा यार ये जो टेस्ट हो रहे हैं, इम्तिहान हो रहे हैं, इसमें आपको हम वॉक ओवर दे देते हैं, लेकिन फाइनल में आप जो है ना वो मेहनत करके आप अपना फाइनल रिजल्ट जो है ना वो कर दीजिएगा। लेकिन आप उनको थोड़ी सी हम कुशन दिया करते थे वो लोग कि यार आपका मैच है तो आप ये टेस्ट ना दें, ये मिड टर्म है तो इसके अंदर आपको वॉक ओवर मिल जाएगा क्योंकि टूर्नामेंट चल रहा है, या हमारा ड्रामा एक चल रहा है उसकी रेसल्स हैं तो चलें आपको क्लासेस में आपकी हाजिरी के मामलात में आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे देते हैं। यूनिवर्सिटियां इस तरह की बहुत सपोर्ट किया करती थी क्योंकि उस वक्त एक कंपटीशन होता था कि यार मेरे कॉलेज या मेरी यूनिवर्सिटी ने जब इंटर कॉलेज कंपटीशन होगा तो हमने वहां पर कुछ करके दिखाना है, और उस तरह आबियारी की जाती थी आर्टिस्ट की। अब जाहिर है यूनिवर्सिटीज की भी सपोर्ट नहीं है तो बच्चे बेचारे अपने इंडिविजुअल एक्शन जो है वो कहां पर लेकर जाएं, वो किस फोरम पे उसको डिस्प्ले करें। हाँ, एक हद तक आपकी बात ठीक है कि यूट्यूब पे कर सकते हैं, लेकिन वो एक मखसूस किस्म के फन है जो यूट्यूब पर परफॉर्म किए जा सकते हैं, सब कुछ नहीं किया जा सकता। सही है। अभी प्रोग्राम के इख्तिताम पे कुछ हम कंक्लूजन्स की तरफ चलेंगे, सजेशंस हो गई, तज्जिया हो गया। अब इसमें अगर इख्तिताम आप कोई अच्छे अशार से करना चाहें मुदस्सिर साहब, या कोई 4-5 लाइनों का कोई कमाल का पैराग्राफ पढ़ना चाहें, या किसी फिल्म की, खासतौर पे पाकिस्तान में भी 50-60 की दहाइयों में बड़ी कमाल की फिल्में बनी, जरका जैसी और पता नहीं कौन कौन सी, इंतजार और ऑल दैट, तो मैं चाहूंगा कि उस पर हम प्रोग्राम कंक्लूड करें। कोई शायरी आपकी तरफ से इरशाद हो जाए तो बहुत ही अच्छा है।
सर मेरे पसंदीदा शायर तो फैज़ अहमद फैज़ साहब हैं और जबरदस्त, आ जाए उन्हीं पे आ जाए। मैं उनका एक कलाम जो है ना वो आपको सुनाता हूँ। वो मैंने पिछले दिनों पोस्ट भी किया था। मैं आपकी नज़र करता हूँ, मुझे एक सेकंड दीजिएगा, मैं क्योंकि मुझे जरूर पूरे का जरूर। पूरा उतनी देर मैं नाजरीन आपको चंद अशार सुनाता हूं। जी आप मुदस्सिर साहब, जब तक आप जी तैयार हो रहे हैं, मैंने कहा मैं सुना दूं। रात की जी सर ज़रूर। खामोशी में तन्हा बैठकर, रात की खामोशी में तन्हा बैठकर जगमगाते चांद को यूं देखना, जैसे चेहरा हो किसी महबूब का, अपनी पलकों में उसे समेटना, बेकली से अपना नाता जोड़कर याद की चिंगारियां कुरेदना, और फिर बेताबियों से हार कर गुलशने दिल आंसुओं से सेंचना। क्या बात है सर, क्या बात है सर, मुकर्रर मुकर्रर हो जाए सर, बहुत मजा आया। और ये मेरे अपने जाती अशार हैं, आपको ये सुन के और खुशी होगी। चलें औरंगजेब साहब, मेरी फेवरेट नज़म फैज जी साहब की जो जी जी, 1974 में उन्होंने कही थी, जरूर जी। मैं बहुत जगह पे पढ़ता हूँ, मैं यहाँ पे आपकी नज़र करता हूँ। ओके इस जी, इसी पे हम नज़म का प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। चलिए जी मुदस्सिर साहब। जी, ये पाकिस्तान की मौजूदा, क्या आप 70 साल की किसी भी दौर पे इसको मुंतबिक कर सकते हैं, या आपको ऐसा लगेगा कि ये वही सूरत हाल है। बड़ी मशहूर है पंजाबी। फैज साहब ने पंजाबी में बहुत अच्छी शायरी की है, लेकिन उनकी उर्दू शायरी ज़्यादा मशहूर हुई है। इस नज़म ओके का उन्वान है रब्बा सच्चिया। ओके। रब्बा सच्चिया तू ते आखिया सी, जाओ बंदिया जग दा शाह है तू, साडियां नेमतां तेरियां दौलतां ने, साडा नैब ते आली जां है तू, ऐस लारे ते टोर कद पुछया ही, की ऐस नमाने ते बीतियां ने, वाह कदी सार भी लईऊ रब साइयां, तेरे शाह नाल जग की कीतियां ने, वाह। किते धौंस पुलिस सरकार दिए, किते धांधली माल पटवार दिए, ਐਵੇਂ ਹੱਡਾਂ 'ਚ ਕਲਪੇ ਜਾਨ ਮੇਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਫਾਈ 'ਚ ਕੂੰਜ ਕੁਰਲਾਉਂਦੀ ਏ, वाह। ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਹ ਬਣਾਏ ਰੱਬ ਸਾਈਆਂ, ਔਲੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਵਾਰ ਨਾ ਆਂਦੀ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਰੱਬ ਮੇਰਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਟੁੱਕਰ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂਗ ਨਹੀਂ ਮਹਿਲਾਂ ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਜੀਵੇਂ ਦੀ ਨੁੱਕੜ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, वाह। ਮੇਰੀ ਮੰਨੇ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂ, तेरी सौं जे एक भी गल मोड़ा, जे मांग नहीं पुजदी तै रब्बा, फिर मैं जावां ते रब कोई होर लोड़ा। वंडरफुल। इन खूबसूरत अशार के साथ डियर व्यूअर्स, आज का प्रोग्राम हम खत्म करते हैं। क्रिएटिव जूसेस अपने फ्लो होने दीजिए, अपने जहन को खोलिए। आर्ट, कल्चर, क्रिएटिविटी, ये न सिर्फ इंडिविजुअल की शख्सियत को बनाने में बहुत रोल प्ले करते हैं, बल्कि कौमों की शख्सियत को बनाने में बहुत रोल प्ले करते हैं। अल्लाह हमारे पाकिस्तान को हमेशा शादो आबाद रखे। अल्लाह हाफिज। हम खत्म करते हैं आज का प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच मुदस्सिर साहब। बहुत शुक्रिया औरंगजेब साहब।